कैसे हो? बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूँ, जानता हूँ। लेकिन क्या करें, थोड़ा काम ही बहुत था। लेकिन फिर से आ गया हूँ आप लोगों के साथ, एक नए कवि को लेके, एक नए लेखक को लेके, एक नई प्रतिभा को लेके। उमंग अग्रवाल, जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। उनकी नई किताब जो है उसके बारे में जानेंगे। किताब में क्या है उसके बारे में जानेंगे। किताब के पीछे की कहानी को जानेंगे। और ऐसी बहुत सारी पहलू है जिनको हम लोग छुएंगे। तो शुरू करते हैं। उमंग जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। नमस्ते, धन्यवाद। आप कैसे हैं, सर? उमंग जी, मुझे ये बताइए कि जो भी एक किताब होती है उसके पीछे एक कहानी होती है। जी। लेकिन उसके भी पीछे एक कहानी होती है, लेखक की, या इन योर केस एक कवि की। तो आपकी क्या कहानी है? आपको कब ऐसा लगा कि मुझे ये शब्द पेपर पे, कागज पे उतारने चाहिए और ये लोगों तक पहुंचने चाहिए? सर, मेरी कहानी तो फिलहाल चल रही है। मैं एक कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैं लॉ पढ़ रहा हूँ, कानून पढ़ रहा हूँ मैं। एंड मैं ये शायरियाँ लिखता था, अपने इंस्टाग्राम पे पब्लिश करता था पहले। एंड मुझे कुछ लोगों ने कहा कि इसे तुम छाप सकते हो, तो मैंने कोशिश फिर शुरू की कि सबको कंपाइल करूँ एंड छापूं। एंड ऐसा लगता तो कभी था नहीं कि इसे छापना चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बट मेरे लिए मेरी कला मुझ तक सीमित थी। पर ये बात कि लोगों में भी उसका कोई प्रभाव पड़ सकता है, लोगों को पसंद आ सकती है वो कागज पे उतारी हुई चीज, तो फिर वो ख्याल जब मन में आया तो फिर लगा कि हाँ, इस पे भी कुछ कोशिश होनी चाहिए, तो वही बस कर रहा हूँ। तो मैं हम लोग बुक पे तो आते हैं, लेकिन जी। बुक जब भी आप कंपाइल कर रहे थे तो आपके मन में क्या चल रहा था? सर, मन में चिंताएं थी। मैं विचलित था क्योंकि किताब पहली बार छाप रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए इसके चक्कर में मैंने जितनी किताबें मैंने कभी पढ़ी नहीं, उतनी किताबें मैंने इस बार पढ़ी है, लेके लोगों से बोरो करके, खरीद के, कि क्या होता है किताब में, कैसी होनी चाहिए भाषा, कैसी होनी चाहिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए। क्योंकि पहले मैं खुद के लिए लिखता था, अब दूसरों के लिए राइट, लिख रहा हूँ। राइट। तो बस वही एक फर्क था। राज छुपाए रखना दिलबर, दर्शक जो है या रीडर्स है, उनको इस किताब में क्या पढ़ने को मिलेगा? इसमें कुछ राज है सर, जो मैं छुपा नहीं पाया, इसीलिए शीर्षक इसका यही है कि आप छुपा के रखिएगा। हमसे तो हो नहीं पाया, तो इसलिए छापनी पड़ गई। पर इसमें उन्हें मेरी शायरियाँ, मेरे शेर नज्म पढ़ने मिलेंगे। मेरे कुछ छोटे ख्याल पढ़ने मिलेंगे। मैं राइमिंग में लिखता हूँ, मुझे राइमिंग के बिना अटपटा लगता है। कोशिश कर रहा हूँ वो एक मेंटालिटी तोड़ने की। पर फिलहाल राइमिंग में कविताएं हैं, शेर हैं, नज़में हैं, गजलें हैं। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 में मेरी एक संगीत मैंने कंपोज की थी एक साल पहले, रेशमी नाम से। उसके पीछे की जो लिरिक्स मैंने लिखे थे, उसके लिरिक्स के भी कुछ ब्रेक डाउन है कि क्या, क्यों लिखा था, किस लिए लिखा था, मर्म क्या है उनका, सिग्निफिकेंस क्या है। बस वही सब मिलेगा पढ़ने के लिए। और गानों की एक प्लेलिस्ट है, अगर जो वो चाहे तो स्कैन करके उन्हें सुन सकते हैं पढ़ते राइट, वक्त। राइट, राइट, राइट। तो आपने वो प्लेलिस्ट दी है, बराबर है? जी सर। क्या क्या सोच थी, मतलब क्यों आपको ऐसे लगा कि ये ये प्लेलिस्ट मुझे देनी चाहिए? सर, ये मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, सुनीति। वो किताब बड़े पढ़ती हैं। एंड उन किताबों, विदेशी किताबें हैं। एंड उनमें एक मूड प्लेलिस्ट नाम से होता है, तो किताब पढ़ने के लिए वो अंग्रेजी गाने उसमें होते हैं। तो मैंने कहा कि ये क्या किताबें हमारी ऐसे देश में लिखती हैं, हमारी इंडियन किताबें? बट उन्होंने कहा कि नहीं, अपेरेंटली किसी भी हिंदुस्तानी किताब में आज से पहले किसी प्लेलिस्ट का जिक्र नहीं हुआ है। तो मैंने कहा कि ये पहल भी हम ही कर लेते हैं। तो फिर वही सोचे कि लोगों को क्यों ना हमारे जो गाने हैं, हमारे देश की धरोहर है, उन्हें भी लोगों तक पहुंचाया जाए, जो गाने वो सुनते नहीं हैं अमूमन। एंड इस प्लेलिस्ट को क्यूरेट करने में मेरी जान निकल गई, क्योंकि मैं जितने गाने सुनता हूँ आम दिनों पे, वो राइट। उसमें से 25 गाने सिलेक्ट करना मेरे लिए एक मौत का काम था। पर वो भी हो गई। ओके। उमंग जी, देखिए, मैं एक कवि हूँ, आप एक कवि हो। ओके। या आप शायर हो, मैं कवि हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। आज के तारीख में ना लोग जो है वो छोटी छोटी इंस्टाग्राम पोस्ट पे या रील्स में भावनाएं ढूंढते हैं। जी सर। क्या आपको अभी भी लगता है कि कविता लोगों के दिल तक पहुंचती है और छू पाती है? सर, जितना मुझे लगता है कि ऐसा होता है, उससे कई ज्यादा होता है, ऐसा मुझे मालूम है।
कुछ लोगों को मैंने देखा है कि जितना मैं एक पन्ने में लिख सकता हूँ, जितना कोई महान कवि, कोई महान लेखक एक किताब में लिख सकता है, उससे कई ज्यादा असर दो छोटी और सिंपल लाइनें किसी पे कर सकती है। मैंने देखा है, वो उनकी जिंदगी का धरोहर बन जाता है। वो अपने पूरी जिंदगी उस पर आधार कर लेते हैं। मेरी भी कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जो मैंने लोगों से सुनी है, पढ़ी है, लिखी हैं, कहीं देखा है मैंने। और वो सब मेरे दिल में एक बहुत अहम जगह करती हैं, जो कि बड़े बड़े गजलें, बड़े संगीत नहीं कर पाते। तो हाँ, ये तो सर है। तो कुछ कुछ सुनाइए ना, किताब से कुछ सुनाइए। किताब से, अगर मैं किताब देख सकूं एक बार, क्योंकि इस समय प्लीज मन प्लीज से देख सुनाना लीजिए, कोई मन से। दिक्कत नहीं है। दिस इज जस्ट अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है कि डेफिनेटली। ये बहुत फॉर्मल है। जस्ट हम लोग गप्पे मार रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक एक बड़ी फेवरेट छोटी सी दो लाइनें हैं मेरी कि ये मैंने लिखी थी कि मैं एक बार बाहर घूमने गया था दार्जिलिंग अपने दोस्तों के साथ में। तो मैंने वहां पे एक ऐसे कपल को देखा जो बैठे थे वहां पे, बस बातें कर रहे थे, और उनकी बातें कान में पड़ रही थी। मैं सुन नहीं रहा था ऐसे तो, बट कान में पड़ रही थी बात। उन्होंने कहा कि अ, अच्छा है कि शहर छोड़ दिया, यहाँ आ गए, कम से कम यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। तो फिर जहन में आया कि लोग अपने अपने घर को छोड़ देते हैं, अपने शहर छोड़ देते हैं, बस राइट। इसके लिए क्या, कि उनकी यारी बरकरार रहे, उनका इश्क बरकरार रहे। तो उस पर मैंने कुछ दो पंक्तियां लिखी थी ऐसे कि गो अहेड दिल प्लीज। भर तेरी गलियों में, दिल भर तेरी गलियों में, यारी यूं दुश्वार है। वाह। दिल भर तेरी गलियों में, यारी यूं दुश्वार है। शहर छोड़कर चले गए वो यार के जिनमें प्यार है। शहर छोड़कर वाह। चले गए वो यार के जिनमें प्यार है। धन्यवाद। ये दुश्वार नाम की मेरी छोटी सी कविता है, वो चैप्टर नंबर 3 में मौजूद है। उमंग, मैं हमेशा ये कहता हूं कि कवि के दिल में कुछ ऐसे राज होते हैं जो वो लिख देता है, लेकिन कुछ ऐसे राज होते हैं जो वो कभी शब्दों में लिखता नहीं है। आपकी किताब में कौन से ऐसे राज लिखे गए हैं और कौन से आपने छुपा के रखे हैं? ये अच्छा अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर मैं फिलहाल कह भी नहीं पाऊंगा शायद से, पर कुछ शायरी कुछ कुछ शेर मुझे उतने पसंद नहीं थे, तो मैंने वो तो हटा दिए कि फिर कभी देखा जाएगा, उन पे काम किया जाएगा। पर जो किताब का शीर्षक है, वो शीर्षक अपने आप में चार शब्द नहीं है, वो भी एक शेर का हिस्सा है। और वो शेर मैंने इसमें डाला नहीं, क्योंकि वो शेर मेरे दिल के काफी करीब है। और उसकी दो दो पंक्तियां डाली है मैंने किताब की शुरुआत में ही, कि राज छुपाए रखना दिलबर, इश्क उन्हें मंजूर नहीं। और इसकी पूरी जो शेर है वो मैंने अब तक छापी नहीं है इसमें। वो मेरी आशा है कि अगर ये किताब लोगों को पसंद आई, तो फिर अगली जो किताब में मैं लिखूंगा, उसमें जरूर इसका पहला जिक्र इसी शेर का होगा। एंड पूरी शेर मैं इसमें से डालूंगा। जरूर जरूर। मैंने मैंने आपकी किताब पढ़ी है। ओके। बहुत ही सुंदर रचनाएं हैं आपकी। लेकिन मैं ये एक पूछना चाहता हूं उमंग कि एज अ शायर, एज अ कवि, आपको सबसे ज्यादा डर किस बात का लगता है? आपकी आलोचना होगी, लोग आपको गलत समझेंगे, या ये कोई कविता और उसको भूल जाएंगे? किस बात से आपको डर लगता है? सर, जिस स्टेज पे मैं खड़ा हूँ, जिस स्तर पे मैं खड़ा हूँ जीवन के, डर तो सर इसका लगता है कि कोई किताब पढ़े ही ना। और आलोचना बात की बात है, लोगों तक पहुंचना, उन तक उनको याद रहना, ये बात की बात है। मैं फिलहाल बस यही चाहते हैं मेरी कि लोग इसे पढ़ें, एंड जितने कगार पे हो उतना कगार पे पढ़ें, एंड हर एक इंसान पढ़े, ताकि उनकी जो भी ख्यालात हो, उनकी जो भी सोच हो इस विचार पे, भले गालियां ही क्यों ना हो, तारीफ तो खैर ईश्वर की देन है, वो भी कम से कम मुझ तक पहुंचे कि हाँ, मैंने तुम्हारी किताब पढ़ी और मुझे पसंद ना आई, या पसंद आई तो ये पसंद आई। बस यही डर है सर कि लोग पढ़े, लोगों तक पहुंचे, और जितना हो सके उतना हो। ठीक है, कोई बात नहीं। राज छुपाए रखना दिलबर, ये जो टाइटल है, ये जो शीर्षक है, इसके पीछे की कहानी क्या है? हम ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल सर, तो किताब का नाम, पहले मैंने ये जिक्र किया भी है किताब में मेरे प्रीफेस में, कि इसका नाम पहले इजहार था। मुझे एक शब्दों के नाम का बड़ा शौक है, तो मैंने राइट। इजहार नाम रखा था। पर फिर मुझे पता नहीं, एक दिन कुछ ख्याल आया, तो मैंने एक शायरी लिखी, जैसे मैंने बताया आपको, राज छुपाए रखना दिलबर, और उसकी कुछ चार पांच आठ आठ 12 पंक्तियां थी, एंड वो मैंने लिख दी। पर फिर मेरे जहन में पता नहीं क्या, मुझे ये पंक्ति बड़ी अच्छी लगी है, मुझसे काफी तालमेल था इसका, एक गहरा रिश्ता है इसके पीछे का। तो मैं चाहता था कि इस किताब का नाम भी कुछ ऐसा हो जो लोगों तक पहुंचे। केवल इजहार में वो मेरा इजहार होता कि वो मेरे बारे में है, पर ये शीर्षक फिलहाल जो है
वो लोगों के लिए एक मैसेज है, एक संदेश है कि आप राज छुपाए रखिए। तो बस इसका यही एक बैकग्राउंड है सर। एंड मेरी जिंदगी में मुझे लगता है कि जितने लोग मुझे जानते हैं उससे कई ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। एंड बहुत बातें हैं जो मैं अपने तक सीमित रखता हूँ। तो राइट। बस अगर वो मेरी जीवन है तो मैं चाहता हूँ कि एंड इट हेल्प्स मी स्लीप एट नाइट नोइंग दैट सम थिंग्स आर सेफ विथ मी इन माय हार्ट। तो ओके। बस यही सर। ओके। So that brings me to the next question. What I see is you have used English, आपने हिंदी भी इस्तेमाल की है और आपने इंग्लिश भी इस्तेमाल की है। जी। इसके पीछे क्या रीजन था आपका? लोग सर, क्योंकि मैं रहता हूँ बंगाल में, जहाँ जितना मुझे मैंने देखा है सुना है, वहाँ पे तीन भाषाओं का बड़ा प्रचलित भाषाएं हैं, हिंदी है, बंगाली है, इंग्लिश है। तो बंगाली में तो मैं बड़ा कमजोर हूँ, तो मैं बस कोशिश करता हूँ, भगवान करे कभी सीखूं तो अच्छे से उसमें भी लिख पाऊँ अनुवाद करके। पर अभी के लिए मुझे लगा कि लोग व्हाट्सएप पे काफी बातें करते हैं इंग्लिश में और इंस्टाग्राम पे भी। तो अगर वो भाषा यूज करूँ तो पढ़ने में शायद आसानी हो। हम्म। एंड हिंदी में लिखूं देवनागरी में, ताकि लोगों जो हिंदी शौक रखते हैं पढ़ने की या उनको आदत है हिंदी पढ़ने की, वो उनके लिए आसानी हो। और रही बात इंग्लिश की सर, तो मैंने इंग्लिश में जहां मुझे आसानी हुआ मैंने वहां इंग्लिश यूज किया है। मैंने उसका अनुवाद भी नहीं किया हिंदी में। और बाकी मैंने इसे ट्रांसलेट नहीं किया है किताब को, क्योंकि ट्रांसलेट मुझे लगता है करने से एक सोच की सीमा बन जाती है। मैं उनकी सोच को रोक देता हूँ कि अगर मैं कुछ ट्रांसलेट कर दूं उनके लिए कि इसका मतलब ये है, तो फिर वो उनकी सोच भाग नहीं सकती उसे लेके। जो मैंने सुना है सर, मैं गीत भी लिखता हूँ। मैंने एक गीत लिखा था, उसका अनुवाद मुझे किसी भैया ने बताया था कि ऐसा है। मैंने कहा पर ऐसा तो है ही नहीं, मेरा मतलब तो कुछ और था। पर सर राइट। उससे मुझे मालूम ये पड़ा कि लोगों की सीमा को, सोच को बांधना नहीं चाहिए, वो जहां तक उड़े वहां तक उड़े तो अच्छा है। हम्म। बस इसीलिए सर मैंने अनुवाद जितना हुआ मैंने उतना किया। ओके। उमंग, ये जो किताब है, ये ये कंपाइल करने के लिए या लिखने के लिए टाइम कितना लगा? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है। और दूसरा, इसको जोड़ के मैं ये पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ी चुनौती क्या आई इस दौरान? सर किताब मैंने एक्चुअली कभी किताब लिखने की कोशिश नहीं की थी। मैंने बस मैं इंस्टाग्राम पे स्टोरी बना के छापता था उन कुछ शेरों को। एंड 2023 के आधे 6 महीने बाद मैंने कुछ शुरू किया इसे कंपाइल करना। और उसमें सर लग गए 2 साल, बिकॉज बाकी एग्जाम्स भी होते थे, मैं अपने कुछ अलग काम वगैरह करता था। तो पर अल्टीमेटली 2025 के आधे छोर पे और 26 के आधे छोर तक मैंने इसको खत्म किया। तो अगर मैं कहूँ वाकई में कंपाइल करने में कुछ 1.5 से 2 साल लग गए सर। एंड ओके। जी, एंड कठिनाई सर कुछ आपने कठिनाई पूछा मुझसे सर, हाँ, कठिनाई क्या हुई? चुनौती सर पूछा कठिनाई, मैंने। चुनौती सर यही थी कि बस एक ऑब्जेक्टिव माइंड लेके कैसे जज करूँ खुद की चीजों को, क्योंकि कुछ चीज बहुत अच्छी लगती है और कुछ चीज बेहद नापसंद है जो लोगों को बहुत पसंद आती है। तो उसमें मैंने कुछ दोस्तों की हेल्प ली कि आपको क्या लगता है, ये रखना चाहिए, ये रखना नहीं चाहिए। एंड हम्म। काफी मैंने लोगों से इनपुट लिया। एंड मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनका शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने मुझे इसमें साथ दिया। जबकि मैं उनको काफी बोर करता था कभी कभी कि हर समय शेर व शायरी की बात करता है ये, हम उदास है, हम अपनी बातें कर रहे हैं, ये अपनी बातें कर रहा है। राइट। तो फिर उसमें सर उन्होंने काफी मदद की मेरी। एंड एक चुनौती सर मुझे ये आई थी कि सीक्वेंस क्या रखूं, तो मैंने अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज कर दिया। मैंने कहा अच्छा। कि आप ढूंढ सकते हैं उससे। ओके। उमंग, मुझे ये बताइए कि जी सर। कविता और शेर में या कविता और गजल में फर्क क्या होता है? जी सर, ये आप अच्छा कि सर आपने पूछा, बिकॉज मैंने अभी अपने बात करते करते हिंदी में बोला था, तो मैंने कविता कविता कहा, कुछ वो शेर थे जो कि मैंने कविता कह दिया, वो नहीं कहना चाहिए मुझे। ठीक है। जब जितना मेरी छोटी सी समझ है, कविता हिंदी में होनी चाहिए। और उसमें उर्दू का कुछ खास मेल आजकल तो आता है, पर मार्मिक धर्म से होना नहीं चाहिए। पर और शेर सर जितना मैंने जावेद साहब और गुलजार साहब से सीखा सुना है वीडियोस वगैरह पे, उन्होंने मुझे समझाया था एक प्रोग्राम में, जावेद साहब ने, मैंने उनको सवाल किया था। तो हम्म। गजल में सर काफी नियम होते हैं, नज्म बड़ी खुली चीज होती है। खुली चीज होती है। एंड शेर 2 लाइन 4 लाइन के होते हैं, वो नज्म भी हो सकते हैं, राइमिंग भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। शेर बड़ी खुली चीज है, नज्म उससे हल्की बड़ी है। शेर एक थॉट प्रोसेस है, नज्म उसका हिस्सा है, गजल उसका हिस्सा है। नज्म, उन्होंने उन्होंने गुलजार साहब ने एक कविता लिखी थी नज्म पे, कि नज्म और गजल का फर्क क्या है। तो उन्होंने गजल बताया कि इतने रूल्स होते हैं, 5-6 पैराग्राफ्स होने चाहिए, लास्ट में शायर का नाम होना चाहिए। एंड हर जगह पे एक वो हुक आना चाहिए, उसका मैं नाम रदीफ 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 कहते हैं उसे सर। एंड मतला होना चाहिए, मक्ता होना चाहिए। मतला तो होना बोले चाहिए। मक्ता होना गजलियत चाहिए। होनी चाहिए उसमें, सबसे बड़ी जी बात। बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ। जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। एंड कविता सर जो मैंने सुना है, जैसे हमारे प्रेमचंद जी, तो आई थिंक प्रेमचंद जी कविता नहीं लिखते थे, बट हरिवंश राय बच्चन साहब का मैं बड़ा कायल हूँ। उनकी कविता है मधुशाला, स्पेशली मधुशाला।
और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दिनकर जी की कविताएं मुझे बड़ी बड़ी पसंद है। एंड उनमें जो ज्यादा मैंने कभी उर्दू का अनुवाद देखा नहीं है, अगर हम्म। मैं गलत नहीं, मुझे मुझे आप प्लीज करेक्ट कीजिएगा, आप तजुर्बे में मुझसे कई आगे हैं। बस यही है सर, जितना मुझे पता है, समझता हूँ जितना भी। मैं मधुशाला के बारे में मेरा एक एक्सपीरियंस आपको बताना चाहता हूँ। प्लीज सर। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मतलब हमने बच्चन साहब का नाम तो स्कूल में ही जान चुके थे हम लोग, लेकिन उनको हम लोग कैसे जानते थे, ये अमिताभ बच्चन के पिता है। हर एक के साथ वो होता है। ओके, क्योंकि बिल्कुल। हरिवंश राय बच्चन क्या है ये हमको मालूम ही नहीं थे एक जमाने में। नहीं। ओके, बिल्कुल। धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ा, उनको पढ़ा, तो फिर समझ में आया कि ये कितनी बड़ी हस्ती है। जी और मुझे याद है 2000 साल था, मैं इलाहाबाद स्टेशन पे था, और वहां पे एच व्हीलर का जो बुक स्टोर था उस टाइम पे, वहां पे मैंने मधुशाला ये किताब देखी। और तुरंत मैंने, वो 25 या 35 रुपए की थी उस टाइम पे, मैंने जी। वो खरीदी, और आज भी वो मेरी लाइब्रेरी में है। अरे वाह, क्या बात। या, या। तो आपने शेर, गजल और कविता, इनका डिफरेंस तो मोटा मोटा बता दिया। अगर मुझे हिंदी आती है तो मैं क्या उर्दू सीख सकता हूं? बेशक सर, बेशक, और निसंदेह। हिंदी और हिंदी और उर्दू में डिफरेंस क्या है? मैंने सर इस पे मैं रोज सोचता हूँ, क्योंकि जितना मैंने भारत का इतिहास पढ़ा है, मेरे ख्याल से उर्दू भारत की ही देन है दुनिया को। वरना शायद अरबी फारसी वहां से आई थी। और उसके बाद से हिंदी तो सर लोक 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 प्रचलित भाषा है, हिंदी कोई लिखावट नहीं है, देवनागरी लिखावट है। और संस्कृत से हिंदी आती है, और उर्दू तो फारसी से आती है। तो दोनों में मिश्रण काफी होता है सर। ये मुझे भी, मैंने ठीक से जाना नहीं है, पर जितना मैंने समझा है, दोनों बहन भाई हैं, वो कहते हैं ना, गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं उसे, हमारे भारत में तो प्रचलित है ही सर। तो अगर आपको उर्दू भी आती तो आप हिंदी कह सकते हैं, अगर आपको हिंदी आती तो उर्दू कह सकते हैं। आई थिंक शायद मैं गलत, सर मुझे प्लीज कर दीजिएगा अगर मैं कहीं दैट्स गलत हूँ ओके, तो। दैट्स ओके, दैट्स ओके, चिल चिल। नो नो नो, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं कोई नहीं आपको बिल्कुल सर, बट फांसी मैं नहीं सीखना देने चाहता वाला है, हूँ। कोई मुझे फांसी नहीं देने वाला नहीं। दैट्स रीअश्योरिंग, थैंक यू सो मच सर। बट हाँ, आई थिंक दोनों भाषाएं काफी सिमिलर हैं। इनफैक्ट बंगाली भी काफी कुछ हिंदी में अपना मेल मिलाप पा ही लेता है। है। तो राइट, 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 राइट। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो किताब है वो लोग कैसे रिसीव कर रहे हैं, आपको रिव्यूज क्या मिल रहे हैं उसके ऊपर? सर अब कुछ दिन पहले रिलीज हुई है किताब, एंड जिन्होंने खरीदा है वो अब तक पढ़ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि जो किताब यूजुअली नहीं पढ़ते शायरी की, वो भी पढ़ रहे हैं। ओह मेरे लिए ग्रेट। खुश नसीबी की बात है। तो उनका अब सर, मुझे जिनका रिव्यूज आया है, उनको मेरी कुछ रचनाएं बड़ी पसंद है, जो मुझे लगता था कि अरे ये तो कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज वाली बात है। एंड इसके अलावा उन्हें किताब में कुछ बातें बड़ी पसंद आई, जैसे कि उसका नाम, जो मुझे डर था कि नाम चले ना चले, तो उन्हें नाम बड़ा पसंद आया। हम्म। इसके आगे सर मैं आशा करता हूँ कि जो मुझे रिव्यूज आगे आए मैं शेयर कर पाऊँ। एंड क्योंकि अब तक नंबर थोड़ा कम है रिव्यूज का, पर वो पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि पूरी पढ़ो, एंड मेरे पास मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा। ओके, मैं मेरा एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, और प्लीज सर। फिर मैं मेरा सवाल आपसे पूछता हूँ। 2-4 दिन पहले ना, मैं पद्मावत या पद्मावती जो मूवी रिलीज हुई थी कुछ जी सालों जी, हाँ पहले, हाँ। वो मैं नेटफ्लिक्स पे देख रहा था। जी तो अलादीन खिलजी कहीं पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, और उसके साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अमीर खुसरो होते हैं। जी तो अलादीन खिलजी अमीर खुसरो को बोलता है कि कितना खुश नसीब है तू ए शायर, कि तू तेरे जज्बात कागज पे उतार सकता है, और हम है कि अपने दिल में ही समेटे रखते हैं। जी कुछ ऐसे ही वो डायलॉग था। जी जी बट जी। दैट इंस्पायर्ड मी टू राइट समथिंग ऑन माई ओन। इरशाद सर, प्लीज। तो नहीं नहीं, मैं पेश नहीं करने वाला हूं।
अच्छा अभी अभी वो फाइनल नहीं हुई है। बट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये मेरा इंस्पिरेशन था, ये एक पॉइंट था जहां पे मैं इंस्पायर हुआ कि एक आम आदमी कवि को क्या बोलता है। तो आपके इंस्पिरेशंस ये बुक के लिए कहाँ कहाँ से आए हैं? सर, बचपन से क्लास 3 से जब मैं अपने स्कूल लाइब्रेरी में जाता था ब्रेक पीरियड में, कि मुझे किताबें का बड़ा शौक था। मुझे पहले किताबों का बहुत शौक था। मेरी किताबें बहुत अलग होती थी। मैं स्टोरी बुक्स पढ़ता था, वो पिक्चरों वाली। बिना हम्म। पिक्चर के मैं छूता था इन किताबों को। वो शायद वो आदत अभी शायद से कहीं है, पता नहीं। एंड जब भी मैं किताबों पे देखता था कि लोगों के नाम लिखे हैं, तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी कुछ लिखूं। मुझे बोलने का बड़ा शौक था। मौके थे नहीं ज्यादा बोलने के, तो मैं चाहता था कि लिखूं। एंड मैं लिखता भी था शुरू में, बट फिर वो शौक कहीं खो गई। एंड जब मैंने शायरी लिखना शुरू की, तब मैंने एक गाना सुना था सर, किल दिल फिल्म का गाना है, टाइटल ट्रैक है उसका। एंड गुलजार साहब ने लिखा था बड़ी बाखूबी, एंड शंकर साहब ने कंपोज किया था। उसके शुरू की कुछ पंक्तियां हैं कि तार कोल की एक सड़क पर दो साए हैं, अंधेरे की नाजायज औलाद है शायद, घूंट घूंट वाह। खून पीकर दोनों पले हैं शायद, ना पा तले जमी है सर पे आसमान है, जिंदगी कुचल गई है उनकी दास्तान है। सर, ये जो लाइनें मुझे आज तक याद है, गुलजार साहब ने खुद अपने मुखारबिन से उसे उस गाने में डाला था। एंड वो मैं सुनता हूँ तो बड़ी शौक से सुनता हूँ कि वो जो एक शायर का पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज के बारे में, वो हटके होता है। एंड जब वो उसे खुद लोगों को बताते हैं या पढ़वाते हैं, तो उसका एक अलग प्रभाव बनता है। सिर्फ प्लेबैक तो अलग चीज हो गई, कोई और आपकी बातें पढ़ रहा है वो अलग चीज हो गई, पर आपके मुख से या आपके बातों, आपकी खुद के कलम के स्याही से अगर जब वो लोग पढ़ते हैं उसे, तब कुछ अच्छा फीलिंग आता है सर मन में। तो बस वही एक प्रेरणा थी कि मैं भी किताब लिखूं, तो अगर किसी के हाथों में देखूं उसे, तो कुछ दिल को सुकून पहुंचे। एंड इसके एक पीछे एक और छोटी सी हंसी वाली बात है सर। मुझे छापनी कभी थी नहीं। मैं एक बार एक मुशायरे में गया था, कुछ लोग बैठे थे, तो मैं अपने कागज लेके गया था वहां पे जिसपे मैं लिखता हूँ। तो मैं खो गया था वहां बैठे बैठे कि कहाँ ढूंढूं कागज। मुझे तो मैंने कहा कि अब एक फोल्डर लेके आऊंगा, इस पे सब अरेंज रहेगा ताकि मैं ढूंढ के पढ़ सकूं। तो मैंने कहा कि इससे अच्छा किताब छाप देते, कम से कम हमारे हाथ में रहे, उनके हाथ में राइट। रहे, वो भी पढ़े हम भी पढ़े। बस वही था सर। टाइम बहुत कम है उमंग, तो जी लास्ट सर। एक दो सवाल मैं पूछूंगा कि मान लीजिए आप प्लेन में सफर कर रहे हो, पॉइंट ए से पॉइंट बी, और जी वहां पे कोई एक आदमी या औरत या लड़की आपको दिखती है, और उसके हाथ में आपकी किताब है, जी। आपका रिएक्शन क्या होगा? मेरे सर्कल में सर, मैं रिएक्शंस के लिए बड़ा बदनाम हूँ, क्योंकि मैं देता कुछ नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसे, उस थॉट को अपने मन में कैद रखूँ, उस छोटी सी मेमोरी को। और जब भी अकेला रूम में रहूँ, कहीं पे भी सोने जाऊं, तो बस अच्छी यादों के समय वो याद आए, और उसके सहारे कुछ अच्छा काम हो पाए मुझसे आगे भी। बाकी सर, बहुत बेहद खुश रहूंगा वो देख के। जाहिर सी बात है, ऐसा राइट। आपके मुंह में घी शक्कर सर, ऐसा हो तो अच्छा रहेगा। मेरा आखिरी सवाल, कोई कोई भी शायर, कोई भी कवि, कोई भी लेखक जब भी उसकी खुद की किताब छापता है ना, या उसकी छपती है, छापता है ये गलत है, जब भी उसकी पहली किताब छपती है तो वो उस पर रुकता नहीं है। फिर दूसरा आता है, फिर तीसरी आती है, फिर चौथी आती है। तो दूसरी कब आ रही है और उसमें क्या पढ़ने को मिलेगा? सर इंशाल्लाह दूसरी वाली में मैं रोज अपनी कुछ रचनाएं पढ़ता रहता हूँ, देखने के लिए कि मेरा इवोल्यूशन कितना हुआ एज एन आर्ट, एज अ राइटर, कि मेरे शब्द का चयन जो था वो पहले क्या था अब क्या है। तो उसमें कुछ फर्क तो दिखता है मुझे। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अब से ही काम शुरू कर दूं, ताकि जब तक वक्त रहे, जब तक मौका रहे, तब तक मैं छाप सकूं। एंड पापा का इसमें बहुत सहयोग रहा है मुझे। एंड तो आशा करता हूँ अगले साल होपफुली निकाल दूंगा अगला किताब भी, और उस पे लोगों का भी सहयोग रहे मुझे। एंड उस पे मैं कोशिश ये करूंगा सर कि उसमें सबके लिए कुछ ना कुछ हो। मैं उसमें कोशिश करूंगा कि मेरी जो गलतियां मैंने इसमें देखी हैं वो उसमें ना हो। और मैंने यहाँ पे कहा कि कुछ चीजें गजलें हैं, बट सर वो गजलें एक्चुअली हैं नहीं, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से मुझे लगा कि गजलें हैं, पर वो गजलें नहीं है। तो मैं अगली बार में ध्यान रखूंगा इस चीज का। और कुछ शेर होंगे जो शायद राइमिंग ना हो, क्योंकि मुझे वो चीज तोड़ना है मन में कि राइमिंग ही शेर होती है। तो क्योंकि मैं राहत इंदौरी साहब का बहुत बड़ा कायल हूँ। एंड कुछ कुछ कभी कभी कुछ दो लाइनें वो ऐसी कह देते हैं कि लगता है कि यही सब कुछ है, उसमें कोई राइट। राइमिंग नहीं होता। राइट। एंड तो बस वही सब कोशिश रहेगी मेरी, कुछ नहीं, जो तो मैं करता रहता हूँ। पर अगर मैं नहीं कुछ कहूँ, तो सर मैं गीतकार भी हूँ।
मैं संगीत लिखता हूँ, तो आशा करता हूँ अगले किताब तक कुछ 4-5 गाने और निकल जाए, ताकि उसका भी अनुवाद मैं कर सकूँ इस किताब में। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। ऑन दिस नोट लेट्स स्टॉप एज ऑफ नाउ। फिर से कभी इत्मीनान से बात करेंगे, लेकिन वी विल स्टॉप दिस विद बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम एवरीवन, फ्रॉम माय एंड एंड फ्रॉम अदर्स ऑल्सो, कि बहुत अच्छा काम करो, बहुत लिखो, अलग अलग मुशायरे में जाओ, खुद को पेश करो और लाइफ में आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।